वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। होप यू आर स्टडिंग वेरी वेल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में जो आपकी मोस्ट अवेटेड बुक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली, वो बुक शुरू करने वाले हैं। सेकंड बुक जो आपकी है पॉलिटिकल थियरीज की, जो राजनीतिक सिद्धांत की, उसमें हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं विद देयर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो जस्ट गो एंड चेक आउट देयर। और आज से हम यहाँ शुरू करेंगे आपके संविधान से रिलेटेड जो बुक है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था वाली जो किताब है, उसको हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है संविधान क्यों और कैसे। तो इसका आज इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं हम, कि क्यों हम संविधान क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब आज हम देखते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये चैप्टर शुरू ही यहीं से हो रहा है कि संविधान क्यों और कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात जो हम जानेंगे वो ये है कि संविधान क्या होता है, क्या जरूरत है, या फिर क्या ऐसी चीज है जो संविधान को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। तो ये जो शब्द है संविधान, वो अपने आप में बता देता है। देखो, ये संविधान, विधान का क्या मतलब होता है? विधान का मतलब होता है कानून, लॉ, नियम, ठीक है ना। तो ऐसी, चाहे लिखित हो चाहे अलिखित हो, हर देश, हर राज्य, हर शासन व्यवस्था या हर समुदाय किन्हीं न किन्हीं कानूनों से संचालित होता है। आप अपने घर में देख लीजिए, जैसे सिंपल सा छोटा सा परिवार है जिसमें मम्मी पापा हैं, दादा दादी है और 2 भाई बहन हैं, ठीक है ना, सिर्फ 6 जने हैं। उनमें भी, वहां भी कुछ न कुछ घोषित, अघोषित, लिखित, अलिखित कानून होते हैं। कैसे कानून होते हैं कि भाई आपको बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक नहीं बजाना है, आपके दादा दादी को दिक्कत हो जाएगी। आपको इतने तो बजे तक सो जाना है क्योंकि आपको सुबह उठ के स्कूल जाना है। आपके पेरेंट्स अगर वर्किंग पेरेंट्स है दोनों, तो वो दोनों जाएंगे तो आपको उनके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल, यानी कि कहने का मतलब हर संस्था, चाहे वो परिवार जैसी सबसे छोटी संस्था हो, चाहे आप अपने आप को ले लीजिए, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति है, उसका शरीर है, वहां कहेंगे क्या कानून, बिल्कुल कानून लागू होते हैं। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक कानून लागू करती है। आप अगर दिन में 8 से 9 घंटे, 7 घंटे नहीं सोओगे तो आपकी जो है हेडेक होने लग जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और 2 4 5 दिन ऐसा ही चलता रहा तो आपकी बिल्कुल मेंटल बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। यानी कि कानून तो आपके शरीर पर भी लागू हो रहे हैं। तो यानी छोटी से छोटी संस्था, जिसको हम परिवार कह सकते हैं, वहां से लेकर बड़ी से बड़ी जो विश्व स्तर की कोई संस्था होगी, वो हर चीज किससे चालू रहेगी, वो किससे निमित्त रहेगी, वो चलेगी कानूनों के माध्यम से। तो ये जो कानून होते हैं, इन कानूनों को जब संग्रहित कर दिया जाता है, जब उनको कलेक्ट कर दिया जाता है, जब उनका कलेक्शन किसी जगह पे हो जाता है, तो उस कलेक्शन को क्या कहा जाता है? उस कलेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान जो क्या होता है, वो कानूनों का संग्रह। दे कैन बी वेदर रिटन और अनरिटन, दे कैन बी वेदर डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड, ठीक है ना। तो यानी वो घोषित भी हो सकते हैं, अघोषित भी हो सकते हैं, वो लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी होते हैं। तो ऐसे सभी कानूनों का संग्रह क्या कहलाएगा? संविधान कहलाएगा। अब फिर क्वेश्चन उठता है कि क्यों संविधान, क्यों? कानून के बिना, वैसे तो मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं कि हमारा शरीर नहीं चलेगा, हमारा परिवार नहीं चलेगा, समाज नहीं चलेगा, हमारा राज्य नहीं चलेगा, हमारा राष्ट्र नहीं चलेगा, और यहाँ तक कि जो इंटरनेशनल लेवल पर, विदेशी स्तर पर हम देखें, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो भी वहां संधियों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से कानून तो होंगे। तो यानी कि हर एक संस्था किससे संचालित है? कानूनों से संचालित है। अब हमें कानून ही क्यों चाहिए? सबसे फिर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हमें कानून चाहिए ही क्यों? सबसे पहले हमें कानून चाहिए शांति व्यवस्था के लिए। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए।
ठीक है। सबसे पहले हमें कानूनों की इसलिए जरूरत होती है जस्ट टू मेंटेन ऑल द ऑर्डर एंड पीस इन अ सोसाइटी, इन अ स्टेट, इन अ कंट्री, और वेदर इट इज टू बी कॉल्ड इन ऑन इंटरनेशनल, इन ऑन द इंटरनेशनल लेवल, वी हैव टू मेंटेन ऑर्डर एंड पीस, एंड जस्ट टू मेंटेन दिस ऑर्डर एंड पीस वी नीड लॉज, वी नीड डायरेक्शंस, वी नीड ऑल द कंडीशंस। तो यही जो कंडीशंस है वो संविधान कहलाती है। देखो, दूसरी हमें एक चीज की जरूरत होती है और जिसको हम कह सकते हैं न्यूनतम सामंजस्य। न्यूनतम सामंजस्य, जिसको हम मिनिमम कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं। क्या होता है न्यूनतम सामंजस्य? देखिए, अगर कहीं पर दो जने भी मान लो रह रहे हैं, तो कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, दो व्यक्तियों के विचार एक जैसे नहीं होते, दो व्यक्तियों की सोच एक जैसी नहीं होती, दो व्यक्तियों के जो रहने कहने का तरीका है वो एक जैसा नहीं होता, तो बहुत कुछ अलग होता है। लेकिन अगर एक साथ रहना है, एक जगह रहना है, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन पर उन दोनों को अपने बीच के सारे कॉन्ट्राडिक्शन खत्म करने होंगे, अपने दोनों के बीच के सारे विवाद खत्म करके, और कुछ चीजें जो है वो ऐसी बना लेनी पड़ेंगी कि भाई जिसके माध्यम से आगे की जो प्रोसीजर है वो चालू रह सके। तो जब हम दो लोगों के बारे में ही ऐसी बात कर रहे हैं, तो सोचिए जब समाज, राज्य, राष्ट्र की बात की जाए, तब तो कुछ ना कुछ ऐसे कानून तो लागू करने ही पड़ेंगे जिनमें न्यूनतम रूप से सामंजस्य बन सके, मिनिमम कोऑर्डिनेशन तो हो सके, कम से कम ऐसे कानून हो जिन पर जो है लगभग सब जने जिनके ऊपर अपनी स्वीकृति दे दे। छोटे सा एग्जाम्पल है, अब हम धर्म नहीं देखेंगे, हम जाति नहीं देखेंगे, हम उम्र नहीं देखेंगे, हम जो है लिंग भी नहीं देखेंगे, और हम ये मान लेंगे कि सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। ठीक है, क्या इसमें जाति कहीं आड़े आई? क्या इसमें धर्म कहीं आड़े आया? क्या इसमें लिंग कहीं आड़े आया? नहीं, कुछ भी नहीं आया, लेकिन हमने मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि ये कानून हमारे लिए अच्छे हैं। ठीक है, अब बात आती है छुआछूत की। अगर बात आती है, चलो हमने मान लिया कि छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं घर पे बड़े बुजुर्ग कोई ना कोई पालन कर लेता है इस चीज का या मान लेता है, तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज से एग्री नहीं होते। ठीक है ना, हम उस चीज से एग्री नहीं होते फिर भी मान लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो न्यूनतम सामंजस्य कहलाता है। अब जैसे आपकी स्कूल है, आपकी स्कूल शुरू होगी तो स्कूल कितने बजे से शुरू होगी? 7:30 बजे से शुरू होगी। अब आपने इन 2 सालों में आदत कर अपनी गंदी डाल ली है, ठीक है ना, आप उठते हो 8 बजे, आप 9 बजे उठते हो, तो होगा क्या, जब आपकी स्कूल शुरू होगी तो आपकी मम्मी आपको 6 बजे उठाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको बहुत गुस्सा आएगा। पहला गुस्सा आएगा मम्मी पर कि मैं अरे इतना जल्दी उठा दिया, दूसरा गुस्सा आएगा स्कूल पर कि अरे क्यों इतने जल्दी खुल रहे हैं, और तीसरा गुस्सा आएगा कोरोना पर कि क्यों चला गया। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको उसके अनुसार कोऑर्डिनेट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो नियम है। तो यानी कि ये न्यूनतम सामंजस्य का मतलब है कि कम से कम इन चीजों पर तो सभी लोग एग्री करते हैं, तो वो जो न्यूनतम सामंजस्य होता है वो ही कानूनों का मुख्य आधार बनते हैं। तीसरा इसकी वजह या कानूनों को लागू करने की वजह हो सकती है पिछड़ों की सुरक्षा। जो बैकवर्ड होते हैं, या फिर आप इसको ऐसे देखिए, जैसे 2 बच्चे हैं, ठीक है, और दोनों बच्चे सभी अपने मम्मियों को, अपने पापा को प्यारे लगते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई एक बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है या मेंटली थोड़ा वीक है, तो माँ बाप दोनों बच्चों से बराबर प्यार करते हुए भी दूसरे बच्चे पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। क्यों ध्यान देंगे? क्यों? क्योंकि उसको इस चीज की जरूरत है। तो ठीक यही कारण बनता है कि कई बार हम जो भेद मूलक न्याय होता है उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पिछड़ों की सुरक्षा की बात आती है। तो यानी मोटा मोटी तौर पर संविधान क्या करता है? संविधान शांति व्यवस्था बनाए रखता है, उस देश के, उस राज्य के नागरिकों में न्यूनतम सामंजस्य स्थापित करता है, और साथ ही साथ पिछड़ों की सुरक्षा करता है। और चौथा जो रीजन है जिसकी वजह से संविधान बनाया जाता है वो होता है शासन प्रक्रिया का निर्धारण। शासन प्रक्रिया का निर्धारण। अब देखो, अब देखते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से शासन किया जाता है। ब्रिटेन में जो है महारानी का शासन है,
महारानी के नाम पर संसद द्वारा शासन किया जाता है, जो कि जनता द्वारा चुनी हुई है। कुछ वैसा ही एक मॉडल हमने अपनाया है, लेकिन हमारा देश जो है वो गणराज्य है। कई बच्चों को पता भी नहीं होगा कि गणराज्य और सामान्य राज्य में क्या फर्क है। चलो, आप अगर ध्यान से देख रहे हो, आप अगर पढ़ने के इच्छुक हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कि एक गणराज्य किसे कहते हैं। ठीक है ना, एक रिपब्लिक, एक गणराज्य या रिपब्लिक किसे कहते हैं। ठीक है, गणराज्य या रिपब्लिक किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो या फिर आप देखिए अमेरिका है, जहां पर पूरी तरह से राष्ट्रपति का शासन होता है। तो ऐसा क्या है, तो वहां के लोगों ने कानून की उस व्यवस्था को अपना लिया है जिसमें सरकार किस प्रकार से चलाई जाती है वो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो ये भी निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, ये भी संविधान के द्वारा किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि संविधान क्या है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसको आंसर करना है कि गणराज्य किसे कहा जाता है। ठीक है ना, आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि आपने पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी को कितना समझा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो, अब शुरू करते हैं हमारे देश को। ये एक इंट्रोडक्टरी है आपके इस चैप्टर के लिए कि आपको एग्जैक्टली ये समझ में आ जाए कि हम क्यों ही संविधान पढ़ रहे हैं। ठीक है, कई बच्चे होते हैं कि अरे किताब तो लिख दी, कानून तो बना दिया, हम क्यों पढ़े। देखो, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, जहां हमारे भारत की अगर हम बात करें तो हमारा भारत संविधान की सर्वोच्चता के आधार पर बना है। सॉवरेनिटी जिसे कहते हैं ना, जिसको हम संप्रभुता कहते हैं, वो संप्रभुता संविधान में है। और संविधान जो है हम लोगों को प्रदान करती है। वो कैसे प्रदान करती है, भारत के संविधान की उद्देशिका या जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं, आप सब ने पढ़ी होगी। आप सबकी बुक्स के पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है, ये दी हुई होती है। ये क्यों दी हुई होती है, कई सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। या इसको तो संविधान की आत्मा कहा गया था। संविधान की आत्मा कहा जाता है संविधान की उद्देशिका को। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। क्या है, देखो एक सिंपल से कुछ वर्ड्स हैं। कई बार पूछा भी जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, बताइए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये आपको क्वेश्चन दिया है मैंने, गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा यानी अपने पूरे मन से संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये घोषणा है, ये घोषणा हमारे संविधान की आत्मा है। इस पूरी घोषणा में बता दिया है कि हमें क्या चाहिए। ये क्या है, ये हमारा परिचय है। ठीक है, ये हमारा तरीका है और ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, संविधान की आत्मा जो है घोषणात्मक, विवरणात्मक और लक्ष्यात्मक। ठीक है, घोषणात्मक, विवरणात्मक और लक्ष्यात्मक 3 भागों में बांटी गई है। तो ये पूरी तरीके से ये प्रस्तावना बता देती है कि हमारे संविधान में क्या है और हमारे भारत देश में किस प्रकार से जो है शासन चलाया जाता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure its all citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all. इन सब में भी क्या promote करना है,
fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In a constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitutions. यानी कि अंगीकृत का मतलब हम इसको स्वीकार करते हैं, अधिनियमित का मतलब अब हम इसको लागू करते हैं, और आत्मर्पित का मतलब हम अपने आप को इसको समर्पित करते हैं। ठीक है ना, मतलब ये संविधान हमें समर्पित है। संविधान किसके लिए? हमें, मतलब हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है, यानी कि इस पूरे भारत की जनता, ये संविधान हमें समर्पित है। हम इसको क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं। हमें कोई समर्पित हो गया तो हमने इसको स्वीकार कर लिया। अधिनियमित, अब इसको लागू करते हैं, और इसको आत्मर्पित यानी खुद को भी इसको समर्पण कर रहे हैं। ये क्या है? ये हमारे संविधान की आत्मा है। तो इसमें पूरी तरीके से बता दिया गया है कि क्या है भारत का संविधान और किस प्रकार की शासन व्यवस्था भारत में लागू है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, जब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार की भारत में शासन व्यवस्था है, तो देखो वो यहीं से लागू, यहीं से शुरू हो गई। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, भारत पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है यानी धर्म निरपेक्ष है, लोकतंत्र है, गणराज्य है। अब गणराज्य क्या है वो तो आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो यानी कि आप अगर भारतीय संविधान को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल को याद करना जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। चलो, अब हमने लगभग समझ लिया है कि संविधान क्या होता है, तो अब देखिए कि संविधान की प्रॉपर आपको परिभाषा क्या लिखनी है। एक संविधान लोगों और सरकार के बीच, संविधान क्या होता है? एक संविधान लोगों और सरकार के बीच संबंध विकसित करने के लिए कानूनों और मौलिक सिद्धांतों का एक लिखित सेट होता है, जिसमें राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में बनाए रखे गए सभी नियम शामिल होते हैं। यानी एक संविधान क्या होता है? सरकार और लोगों के बीच जो संबंध होंगे वो बताएगा, उनके बीच कानून क्या रहेंगे वो बताएगा, मौलिक सिद्धांत क्या रहेंगे वो बताएगा, और इसमें यह भी बताया गया है कि राज्य में शासन किस प्रकार से किया जाएगा। A constitution is a written set of laws and fundamental principles to develop a relationship between the people and the government, which comprises a number of articles about the state. ठीक है। अब क्या है, क्या क्या चीजें कंसिस्टेंट होती है? संविधान की वजह से हमें क्या क्या मिलता है? संविधान हमें क्या प्रदान करता है? संविधान हमें सबसे पहले जो चीज देता है वो होता है कानून का शासन। संविधान में से हमें सबसे पहली चीज क्या मिलती है? वो मिलती है कानून का शासन। दूसरी चीज मिलती है रेस्पॉन्सिव होना, यानी कि जिम्मेदारी। तीसरी चीज मिलती है पार्टिसिपेटरी, यानी कि भागीदारी। संविधान ये कहता है कि 18 वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति वोट देगा और उसी वोट के माध्यम से सरकार चुनी जाएगी, या हम में से ही कोई खड़ा होगा चुनाव के लिए, ठीक है ना। तो भागीदारी हमें संविधान प्रदान करता है। इंक्लूसिवनेस यानी सम्मिलितता, हम भी खड़े हो सकते हैं चुनाव में, हम भी जो है वो राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकते हैं, और ये सब हमें कौन प्रदान करता है? हमारा संविधान। फिर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, प्रभावशीलता। अगर सरकार का कोई अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है तो संविधान बताएगा कि उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। मानवाधिकार। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता। और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि उत्तरदायित्वता।
देखो यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रेस्पॉन्सिव होना वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उत्तरदायित्वता जो होती है वो सरकार की होती है, ठीक है ना। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये सब चीजें जो किसी भी गुड गवर्नेंस यानी अच्छी सरकार और अच्छे लोकतंत्र के लिए आवश्यक होती है, अनिवार्य होती है, वो सब चीजें हमें कौन प्रदान करता है? वो हमें संविधान द्वारा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मिलती है। चाहे वो रूल ऑफ लॉ हो, रिस्पॉन्सिव होना हो, पार्टिसिपेटरी हो, इंक्लूसिवनेस हो, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी हो, ह्यूमन राइट्स हो, ट्रांसपेरेंसी हो या अकाउंटेबिलिटी। ये सब कैसे आती है किसी भी सरकार में, किसी भी जो है अच्छी गवर्नेंस में? संविधान के द्वारा, ठीक है ना। तो जरूरी है कि आप ये समझे कि संविधान हमारे लिए कितना आवश्यक है, किसी भी सरकार के लिए कितना आवश्यक है। अब जो मेन क्वेश्चन, जो मेन मुद्दा इस चैप्टर में उठाया गया है उसकी बात करते हैं कि संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में ऐसा क्या है कि वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, या संविधान के कार्य क्या हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज हम कहेंगे कि समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय की अनुमति देने के लिए बुनियादी नियमों का एक सेट प्रदान करना, ठीक है ना। ये हमने बात की थी न्यूनतम सामंजस्य की, न्यूनतम सामंजस्य। तो यही बात की जा रही है कि एक ऐसे नियम देना कि भाई जिनसे न्यूनतम सामंजस्य या समन्वय हो सके, ऐसे नियमों का सेट देना संविधान का कार्य होता है। टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स टू अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, ये संविधान का पहला कार्य होता है और इसके लिए ही हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ये निर्देश देने के लिए कि सरकार का गठन कैसे किया जाएगा और समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, ठीक है। टू स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु हैज पावर टू मेक डिसीजंस इन द सोसाइटी, ये कौन निर्धारित करेगा? ये संविधान निर्धारित करेगा। नागरिकों को अधिकारों की गारंटी देना और सरकार की शक्ति पर सीमाएं लगाना। अब सरकार 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 तो सब हो गया, नागरिकों के लिए क्या? तो नागरिकों के अधिकार भी संविधान में ही उल्लेखित रहते हैं। संविधान बताता है कि नागरिकों को क्या मुख्य अधिकार है। जैसे भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 12 से लगाकर जो है अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं भारतीय संविधान के जो नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समानता भी है, जिसमें स्वतंत्रता भी है, जिसमें शिक्षा भी है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है। ये सब अधिकार दिए गए हैं। To lay some limitations on government's power by guaranteeing rights to citizens. फिर एक समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने और एक न्यायपूर्ण समाज के लिए परिस्थितियों का निर्माण करने में सरकार को सक्षम बनाना। बहुत आशाएं होती है जब हम बात सरकार की करते हैं, नागरिकों की बहुत आशाएं होती है एक सरकार से, तो कैसे सरकार उन आशाओं को पूरा करेगी, उनके लिए क्या कदम उठाएगी, ये सब भी संविधान में लिखा हुआ रहता है। To enable the government to fulfill aspirations of a society and create conditions for a just society. एक justful society तभी बन सकती है जब वो नियम कानूनों के आधार पर चले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोगों की मौलिक पहचान को व्यक्त करने के लिए टू एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो हमने इंट्रोडक्टरी पढ़ा है, इसका ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपको समझना है। आगे के पूरे चैप्टर में इसी चीज की व्याख्या की गई है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि हमें किसी संविधान की आवश्यकता क्यों है या किसी संविधान के कार्य क्या है, ये दोनों चीजें इसी में शामिल हो जाती है। तो सबसे पहला काम है सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय की अनुमति देने के लिए बुनियादी नियमों का एक सेट प्रदान करना, पहला काम। दूसरा ये बताना कि सरकार का गठन कैसे होगा और समाज में डिसीजन मेकिंग कौन करेगा। तीसरा, नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देना और सरकार पर लिमिटेशन लगाना। चौथा, समाज की जो आकांक्षाएं सरकार से हैं वो सरकार कैसे पूरा करेंगे, उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए और उसके लिए सरकार कैसे सक्षम होगी ये बताना। और पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोगों की मौलिक पहचान को व्यक्त करने के लिए हमारा संविधान हमारी मौलिक पहचान है, हमारे नियम कैसे होंगे ये हम डिसाइड करेंगे और हम डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारे संविधान की
कार्य कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो इसके पीछे कि संविधान की हमें जरूरत क्यों है। तो इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस किया है। इट इज नॉट जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट, इट इज द बेसिक पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आगे जो हम पढ़ेंगे वो फैक्ट्स हैं, डेटाज हैं, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब पढ़ेंगे। लेकिन आज का अगर आपको पार्ट समझ में आ जाता है तो आपके लिए ये बहुत ही बेसिक कार्य करेगा कि आपको इस पूरे चैप्टर को समझने में हेल्प मिल जाएगी। आपको करना क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक गणराज्य या रिपब्लिक किसे कहते हैं। एक गणराज्य या रिपब्लिक किसे कहा जाता है। कैसे किसी एक देश को हम कहते हैं ना कि भारतीय गणराज्य या चेक रिपब्लिक, क्यों किसी एक देश को, एक शासन व्यवस्था को गणराज्य कहा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में इसी चैप्टर पर और ज्यादा डिस्कशन करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।